हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे जैसा फ्लैश होते हुए अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस चैप्टर को अब हम इस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, कंसाइनमेंट अकाउंट्स बेहद आसान सा चैप्टर है। जैसे कि इससे पहले हमने जॉइंट वेंचर का चैप्टर करा था और बेहद आसान चैप्टर था, और उसी कड़ी में अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स करेंगे और ये भी एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कंसाइनमेंट क्या है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कंसाइनर है, कंसाइनी है, अकाउंट सेल्स है, कमीशन है, नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन। करेक्ट। अकाउंट सेल्स के बारे में मैंने चर्चा करी। फिर इसमें कुछ टर्म्स से हमें और वाकिफ होना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। तो इस पूरे चैप्टर पे अच्छा कंट्रोल और अच्छी कंसेप्चुअलिटी कमांड हासिल करने के लिए हमें कुछ इनिशियल डेफिनेटली क्या बोलते हैं चर्चा करनी पड़ती है, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंसाइनमेंट क्या है। मैं एकदम से आपको ये डेफिनेशन नहीं बताना चाहता कि कंसाइनमेंट इज सिंपली सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन टू बी सोल्ड बाय द अदर। इस तरह में कंफ्यूज ना कर करके बिल्कुल डायरेक्टली सिंप्लीफाइड तरीके से हम पूरे इस चैप्टर का अंदाजा लेने की कोशिश करेंगे कि कंसाइनमेंट क्या है। लेट्स हैव अ लुक। और अभी आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जैसे कि शुरुआती लम्हातों में मैं हमेशा कहता भी हूं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखें जो मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए नाम का कोई सेलर है, कोई ट्रेडर है। करेक्ट। मिस्टर ए नाम का कोई ट्रेडर है, और हम मान लेते हैं कि इस वक्त वो सिटी एक्स में ऑपरेट कर रहा है। करेक्ट। मिस्टर एक्स एक ट्रेडर है और वो कौन से सिटी में ऑपरेट कर रहा है? सिटी एक्स में ऑपरेट कर रहा है। अब मिस्टर ए जो प्रोडक्ट बना रहा है, मिस्टर ए को यह लगता है कि उसके प्रोडक्ट में बहुत जान है, बहुत पोटेंशियल है। अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो दूसरे शहरों में भी बेचे, ना सिर्फ वो अपनी सेल बढ़ा सकता है बल्कि अपना मुनाफा भी ऑफ कोर्स बढ़ा सकता है, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकता है। जैसे ये ख्याल मिस्टर ए के दिमाग में आया कि जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उस प्रोडक्ट की वाकई में डिमांड है, क्योंकि मैं जिस सिटी में ऑपरेट कर रहा हूं, मान लेते हैं कि अभी ये कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं है, ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। तो इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि वाकई में मेरे प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है। अगर मैं किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को दूसरी सिटी में जाकर के भी बेचूं या दूसरे शहरों में भी बेचूं, तो ना सिर्फ मेरी सेल्स बढ़ेंगी बल्कि मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम मिस्टर ए के पास क्या है? मान लेते हैं मिस्टर ए को सिटी वाई में अपना प्रोडक्ट बेचना है। अब मिस्टर ए ये चाहता है कि सिटी वाई में भी उसका प्रोडक्ट सेल हो। अब मिस्टर ए के पास इतना पैसा नहीं है कि सिटी वाई में जाकर के अपना एक शोरूम खोले, अपना दोबारा से प्रोडक्शन हाउस वहां पर भी बनाए, वहां पर स्टाफ रखे। करेक्ट। तो इसके लिए तो बहुत सारा क्या बोलते हैं बजट चाहिए। और मैंने कहा मिस्टर ए कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी डिमांड जरूर है। तो मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा, और मिस्टर बी भी एक ट्रेडर है, लेकिन ये सिटी वाई में ऑपरेट कर रहे हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करा। क्या कॉन्ट्रैक्ट करा? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, ऐसा है मिस्टर बी, मैं आपको गुड्स भेजूंगा। करेक्ट। मैं आपको गुड्स भेजूंगा और आप जो है उन गुड्स को बेचेंगे, बेच करके पैसा मुझे देंगे, और आपकी सर्विसेज के लिए मैं आपको कमीशन दूंगा। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए को इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि इस शहर में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मिस्टर ए को अपना कोई अलग से बजट नहीं लगाना पड़ा, उसको अपना कोई शोरूम नहीं खोलना पड़ा, उसको कोई अपनी दुकान नहीं खोलनी पड़ी, अपना कोई प्रोडक्शन हाउस या प्रोडक्शन फैसिलिटी वहां क्या बोलते ओपन नहीं करनी पड़ी। तो ये तमाम खर्चे उसके बच गए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडर एक दूसरे के साथ, एक सिटी का ट्रेडर किसी दूसरी सिटी के साथ, या किसी एक शहर का ट्रेडर किसी दूसरे शहर के ट्रेडर के साथ इस तरीके की एग्रीमेंट कर लेते हैं। यही बेसिकली कंसाइनमेंट है। इस केस में जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान भेजा, तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मिस्टर ए कौन हो गया? ओनर ऑफ द गुड्स। नो डाउट अबाउट दैट कि ओनर ऑफ द गुड्स जो है वो मिस्टर ए है, ओनर ऑफ द गुड्स। अब मिस्टर ए को हम ना सिर्फ ओनर बोलेंगे बल्कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो ओनर होगा उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कंसाइनर। वैसे कंसाइन करने का मतलब होता है भेजना। तो भेजने वाला जो होता है उसको कंसाइनर कहते हैं, क्योंकि सामान ए ने भेजा है। ए जो है सामान का ओनर भी है, इसलिए वो ओनर तो है ही, लेकिन उसने सामान को भेजा है, वो भेजने वाला है, इसलिए उसको कंसाइनर कहते हैं। जिस व्यक्ति को सामान भेजा जाता है उसको हम कंसाइनी कहते हैं। तो मिस्टर बी हमारा कंसाइनी तो कहलाएगा ही, नो डाउट अबाउट दैट। ये हमारा कंसाइनी है क्योंकि हमने इसको सामान भेजा है।
लेकिन एट द सेम टाइम मिस्टर बी को हम एक तरीके से एजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बी जो है एक तरीके से हमारे एजेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हम उसको सामान भेज रहे हैं, वो सामान को आगे बेचेगा और जाहिर है कि उसकी इस सर्विसेज के लिए हम मिस्टर बी को कुछ कमीशन भी देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब आपसे पूछे कि कंसाइनमेंट क्या है, तो कंसाइनमेंट इन सिंपल वर्ड्स में बाद में भी हम देखेंगे और लिखेंगे भी कि कंसाइनमेंट सिंपल वर्ड्स में मतलब है सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय ए पर्सन नोन एज ओनर और कंसाइनर टू द पर्सन नोन एज एजेंट और कंसाइनी। तो कंसाइनमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हो गया? सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय ए पर्सन टू द अदर पर्सन। क्यों गुड्स भेजे जा रहे हैं? ताकि अदर पर्सन जो है ओनर के बिहाफ पे उन सामान को बेचे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आप इन सामान को बेचो और मेरे बिहाफ पे बेचो। मेरे बिहाफ पे मतलब आप ये मान करके चलो जैसे कि आप खुद गुड्स के ओनर हो और आप ही इसको बेच रहे हो। तो सिंपल वर्ड्स में अब हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट का मतलब हो गया सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय ए पर्सन नोन एज ओनर टू सम अदर पर्सन नोन एज कंसाइनी टू बी सोल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। तो मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर का मतलब है कि मिस्टर बी जब सामान को बेचेगा वो ओनर के रिस्क पर बेचेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और जाहिर है कि एट द सेम टाइम जो एजेंट है वो अपनी ये सर्विसेज हमें दे रहा है, तो इसके लिए हम उसको कुछ कंसिडरेशन देते हैं जिसको हम कमीशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ए ने इस साल की बिगनिंग में बी को 5 लाख रुपए के गुड्स भेजे। कितने के गुड्स भेजे? 5 लाख रुपए के गुड्स भेजे। करेक्ट? यहां तक बात क्लियर है, इसमें तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मिस्टर बी को हम उसकी सर्विसेज के लिए कुछ कमीशन भी देंगे। बाद में हम कमीशन की बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कमीशन भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कमीशन होगा, ओवरराइडिंग कमीशन होगा, डेल क्रेडिटरी कमीशन होगा, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम ये भी मान लेते हैं जब ए ने बी को सामान भेजा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि ए जो है वो सिटी एक्स में ऑपरेट कर रहा है और बी जो है वो सिटी वाई में ऑपरेट कर रहा है, तो जाहिर है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजेगा तो कुछ खर्चों का होना लाजमी है। इजंट इट? कुछ खर्चों का होना जरूरी है। तो मिस्टर ए ने जब सामान भेजा तो मिस्टर ए को इस सामान को भेजने में कुछ खर्चे करने पड़ गए, और कुछ खर्चे करने पड़ गए तो जो खर्चे हुए हम मान लेते हैं कि ए ने जब बी को सामान भेजा तो ए ने 50,000 रुपए के खर्चे भी करे। मान लेते हैं फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा हमने इन सामान को भेजने में करा। अब क्या हुआ? बी, अब आगे की कहानी को और भी ध्यान से आपने सुनना है। अब आगे की कहानी को मैंने यूं बयान करा, अब हमने तो सामान भेज दिया, अब मान लेते हैं कि ये सामान सिटी वाई के बॉर्डर पर पहुंच गया, यानी कि जिस सिटी में बी रहता है वहां पर यह सामान अब पहुंच गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टेशन हो बीएस, चाहे वो एयरपोर्ट हो। और अगर सिटी वाई मान लेते हैं एक ऐसी जगह पर है, लेट अस से सिटी वाई थोड़ी देर के लिए मुंबई मान लो, तो मुंबई में समुद्र भी है, तो या फिर वो पोर्ट पर भी सामान पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने मिस्टर ए ने सामान किस तरीके से भेजा है, रेलवे के थ्रू भेजा है, रोडवेज से भेजा है, बाय एयर भेजा है या बाय शिप भेजा है। इट्स ए क्लियर टू यू? खैर, पॉइंट ये है कि जिस सिटी में बी रहता है वहां पर यह सामान अब पहुंच गया। अब सामान जब वहां पर पहुंच गया तो उसके आगे की कहानी क्या है वो भी आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट पे सामान पहुंच गया। जब मैं पॉइंट कह रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है कि चाहे वो पोर्ट है, चाहे बस स्टेशन है, चाहे रेलवे स्टेशन है। अब सामान के पहुंचने के बाद की कहानी क्या होती? जब सामान इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इस पॉइंट से अब कंसाइनी का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब कंसाइनी क्या करेगा? इस सामान को पिकअप करेगा और पिकअप कर करके कहां ले आएगा? वो अपने गोडाउन में ले आएगा। कहां पर ले आएगा? अपने गोडाउन में ले आया। ये उसका गोडाउन है। कंसाइनी ने इस सामान को पिकअप करा और अपने गोडाउन में ले आया। अब जाहिर है कंसाइनी को भी इतना बड़ा सामान अपने गोडाउन में लाना होगा, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, एयरपोर्ट से या पोर्ट से। जब वो अपने गोडाउन में लाएगा तो कंसाइनी को भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो अब कंसाइनी के कुछ खर्चे हो गए, तो कंसाइनी के जो खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस, मान लेते हैं इस पॉइंट से अपने गोडाउन तक लाने में कंसाइनी का खर्चा कितना हो गया? सिंप्लिसिटी के लिए मैंने माना 10,000 का खर्चा हो गया। इज इट क्लियर टू यू? इस पॉइंट से
अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा कंसाइनी का कितना हो गया, 10,000 रुपीज का खर्चा हो गया। ये पॉइंट को आपने ध्यान से सुनना है, इसको लाइटली मत ले। मैंने कहा मैं सिर्फ छोटी सी चीज से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहें। इज इट क्लियर टू यू? और एक बार ये इनिशियल चीज समझ आ जाएगी, चैप्टर तो वैसे ही आसान है, वो तुम्हें और भी आसान लगेगा। अब ये हम सामान को लेकर के अपने गोडाउन में आ गए। अब गोडाउन है तो गोडाउन में सामान को रखने का भी तो कुछ खर्चा होता है। तो गोडाउन में सामान को रखने का खर्चा, गोडाउन में भी कुछ खर्चा हो सकता है। जैसे गोडाउन का रेंट है, जनरली गोडाउन हम अपने नहीं रखते, किराए पर ही लेते हैं। मान लो हमारा भी है तो उसको भी रखने का खर्चा होता है, स्टोरेज का खर्चा होगा। जैसे हमें वहां स्टाफ वगैरह रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी वगैरह पे करनी पड़ेगी जो गोडाउन को देख रहे हैं। तो गोडाउन में ये सामान पहुंच गया। अब गोडाउन के भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। गोडाउन के खर्चे और गोडाउन के बाद धीरे धीरे करके कंसाइनी इन सामान को बेचेगा। गोडाउन में सामान है, अब एक ही दिन में तो सारा सामान बिकेगा नहीं। वैसे भी हमने इस साल की बिगनिंग में सामान भेजा है और हमने बी को कहा है भाई इस साल के एंड तक जितना सामान बिक जाए बता दो। यानी कि जनरली जब दो पार्टियों के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ टाइम लिमिट भी सेट होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कंसाइनी को भी 3 महीने के अंदर जितना सामान बिकता है बेच दो, नहीं तो हमें वापस कर देना। इज इट क्लियर टू यू? मान लेते हैं यहां हमने बी को कहा हुआ है कि 12 महीने के अंदर जितना भी सामान बिकता है या इस साल तक जितना भी सामान बिकता है आप बेचो। अब गोडाउन में सामान आ गया तो गोडाउन के जो खर्चे हैं और गोडाउन्स के बाद जब हम गुड्स को बेचते हैं उसमें भी कुछ खर्चे होते हैं। गोडाउन के बाद जब हम सामान को बेचेंगे तो उसमें भी कुछ खर्चे होंगे। इज इट क्लियर टू यू? जैसे गोडाउन रेंट मैंने बताया, गोडाउन में स्टोरेज का खर्चा भी हो सकता है, गुड्स को रखने का, संभालने का खर्चा, गोडाउन का गुड्स को रखने में इंश्योरेंस का खर्चा भी हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हम गुड्स बेचते हैं तो उसमें कुछ सेल्स एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो गोडाउन में रखने का खर्चा और गोडाउन से लेकर के इसको सेल करने तक का जो खर्चा होता है कंसाइनी का, मान लेते हैं कि ये खर्चे जो हो गए, सिंप्लिसिटी के लिए 20,000 के ये खर्चे भी हो गए। इज इट क्लियर टू यू? एक तो जब कंसाइनी के बॉर्डर पॉइंट पर सामान पहुंच गया, वहां से अपने गोडाउन तक सामान वो लेकर के आएगा, वहां कुछ खर्चे कंसाइनी को करने पड़ेंगे और उसके बाद अपने गोडाउन का कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और फिर सेल्स करने में भी, जैसे कि हमने कोई सेल्समैन रखा हुआ है, उसका कुछ कमीशन है वो देना पड़ सकता है, सेल्स एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरह के खर्चे भी कंसाइनी को करने पड़ सकते हैं। कंसाइनी के मान लो टोटल खर्चे 30,000 रुपए के हो गए। ये मैं खर्चों पे क्यों इतनी बात कर रहा हूं ये मैं अभी आपको बताता हूं। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि कंसाइनी ने इस साल के अंत तक सारे गुड्स बेच दिए। जब ये साल खत्म हुआ, हमने उसको 5 लाख रुपए के गुड्स भेजे थे, करेक्ट, 5 लाख के गुड्स भेजे थे और कंसाइनी ने बाय द एंड ऑफ द ईयर सारे गुड्स बेच दिए। और सारे गुड्स सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं 8 लाख रुपए में उसने बेचे, 8 लाख रुपए में उसने बेचे। अब कंसाइनी क्या करेगा, और कंसाइनी से मान लेते हैं हमारा एग्रीमेंट ये भी था कि हम आपको 10% का कमीशन देंगे, हम आपको 10% कमीशन देंगे सिंप्लिसिटी के लिए। अभी मैंने 10% कमीशन कहा। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दो बातों को जरा ध्यान से आपने सुनना है। इस चैप्टर में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और ये क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम तब आएगी क्वेश्चंस में आपको, जैसे कि इस केस में तो मैंने बोला कि 1 साल के अंदर हमने बी को कहा भी जितने भी गुड्स हम भेज रहे हैं वो बेच दो। अब मैंने अभी भी कहा कि बी ने सारे गुड्स बेच दिए, यानी कि यहां तो सारे गुड्स बेच दिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट इतने लंबे टाइम पीरियड के होते ही नहीं है, वो 3 महीने या 6 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी ने सारा सामान ना बेचा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कि कंसाइनी ने सारा सामान नहीं बेचा होता है, तुम्हें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ता है, जो हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने के लिए हमें ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में खास तौर से इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने कहा मैं आगे के लिए कोई प्रॉब्लम रखना नहीं चाहता। ध्यान से मेरी बात को सुनो। कंसाइनर के जितने भी खर्चे होंगे वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, उनको आपने डायरेक्ट एक्सपेंस मान करके ट्रीट करना है। इज इट क्लियर टू यू?
कंसाइनर के, जैसे मैंने कहा, कंसाइनर के जो भी खर्चे होंगे वो तो हमेशा डायरेक्ट खर्चे होंगे, ये तो अब किसी तरीके का डाउट आपने रखना ही नहीं है। कंसाइनर के जो खर्चे होंगे, चाहे वो किसी भी चीज का खर्चा हो, कंसाइनर का किसी भी चीज का खर्चा हो, चाहे वो फ्रेट इनवर्ड का खर्च, चाहे वो फ्रेट का खर्चा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का खर्चा हो, चाहे वो लोडिंग का खर्चा हो, अनलोडिंग का खर्चा हो, ऑक्ट्रॉय का खर्चा हो, दुनिया भर का कोई भी खर्चा हो, कंसाइनर के खर्चे मैंने कहा वो हमेशा डायरेक्ट ट्रीट करके चलने हैं, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। दूसरी तरफ कंसाइनी, अब तुमने देखा कंसाइनी दो तरीके के खर्चे करता है। एक तो जब उसके बॉर्डर पॉइंट पर गुड्स रिसीव होते हैं, जब मैं कह रहा हूं बॉर्डर पॉइंट तो मेरा मतलब उस पॉइंट पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो, जब उनकी सिटी में गुड्स पहुंच गए तो वहां से अपने गोडाउन तक लाने में कंसाइनी का जो खर्चा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का खर्चा हो कंसाइनी का, चाहे वो फ्रेट इनवर्ड का खर्चा हो, चाहे वो कैरेज इनवर्ड का खर्चा हो, चाहे वो ऑक्ट्रॉय का खर्चा हो, कस्टम ड्यूटी का खर्चा हो, क्लियरेंस का खर्चा हो, डॉग ड्यूज का खर्चा हो, ये सारे खर्चों की लिस्ट में तुम्हें लिखा भी दूंगा बाद में, डॉग ड्यूज का खर्चा हो, दुनिया जहान का कोई भी खर्चा हो, तो तुम्हें इस तरह से खर्चों को तो याद ही रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसको आपने ध्यान में रखना है। करेक्ट, सारे डाउट आपके एक सेकंड में क्लियर हो जाएंगे। तो अपने बॉर्डर पॉइंट पे जब गुड्स आ गए, वहां से गोडाउन तक लाने में कंसाइनी का जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट खर्चा होगा। यानी कि इस पॉइंट में कंसाइनी का ये जो 10,000 का खर्चा है ये डायरेक्ट खर्चा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पॉइंट पर गुड्स पहुंचे और गोडाउन तक लाने में जो खर्चा है वो डायरेक्ट है। गोडाउन में पहुंचने के बाद, एक बार जब गुड्स गोडाउन में पहुंच गए, गोडाउन का खर्चा और उसके बाद का खर्चा, गोडाउन में पहुंचने के बाद जो बाद का खर्चा हो सकता है वो गुड्स को सेल करने पर हो सकता है। तो गोडाउन में पहुंचने के बाद और आगे के जो खर्चे होंगे, यानी कि गोडाउन का खर्चा और आगे का खर्चा जो होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट खर्चा माना जाएगा। इनडायरेक्ट खर्चा, उसको हम इनडायरेक्ट खर्चा बोलेंगे। क्योंकि बाद में हम देखेंगे अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सारे गुड्स नहीं बिक पाते तो हमें क्लोजिंग वैल्यूएशन स्टॉक करना पड़ता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। अब आप इसको बिल्कुल सीधा सा दो लफ्जों में कह सकते हैं, ऐसे तमाम खर्चे, चाहे वो कंसाइनर का हो चाहे कंसाइनी का हो, गोडाउन में पहुंचने से पहले तक, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने से पहले तक जो भी खर्चे, चाहे कंसाइनर के हो चाहे कंसाइनी के हो, वो डायरेक्ट खर्चे होंगे। बस आपने इतना याद रखना है। गोडाउन के खर्चे और गोडाउन से आगे के खर्चे यानी कि सेल्स के खर्चे जो भी होंगे वो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। 100 बात की एक बात आपने ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, यहां तो मैंने कहा कि कंसाइनी को हमने 10% कमीशन दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कंसाइनी को कई तरीके के कमीशन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इन सब चीज की चर्चा मैं बाद में डिटेल में करूंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इतना बताया। कंसाइनी को जो कमीशन दिया जाता है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक तो हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन का मतलब होता है जो नॉर्मली ट्रेडर्स अपने एजेंट को देते हैं, यानी कि ये ट्रेड का कस्टम है, ये ट्रेड की एक प्रैक्टिस है कि नॉर्मली हम इतना कमीशन देते हैं। लेट अस से 10%, ये नॉर्मल कमीशन है कि भाई जो भी सेल्स होंगी उसका 10% हम आपको कमीशन देंगे। लेकिन कई बारी क्वेश्चन में आगे के जब आने वाले सेशंस में देखेंगे ओवर राइडिंग कमीशन। अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब होता है कि नॉर्मल कमीशन तो हम देंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। कुछ एक्स्ट्रा कमीशन, लेट अस से चाहे वो 10% हो, 2% हो। करेक्ट? यानी कि हम मान करके ये चलते हैं कि जो हमारे एजेंट हैं वो नॉर्मली एक पर्टिकुलर साल में लेट अस से 5 लाख 6 लाख की सेल करते हैं, लेकिन हम अपने कंसाइनी को लालच दे रहे हैं, एजेंट को लालच देते हैं कि भाई थोड़ा आप और मेहनत करो, ओवर राइड करो। जैसे बाइक होती है ना, बाइक में 2 अलाउड है। आप लोग क्या करते हो, बाइक चलाते हो, जब तक 4 नहीं बैठोगे तब तक आप लोगों को लगता है आप रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। यानी कि 2 से जब ज्यादा बैठ रहे हैं तो वो ओवर राइड कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने एजेंट को क्या करते हैं, लालच देते हैं
कि भाई आप थोड़ा सा मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो, एक्स्ट्रा जील, एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म से मेहनत करो और लगन से मेहनत करो, हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो एक्स्ट्रा कमीशन को ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में तो मैंने सिर्फ 10% लिखा है, लेकिन सपोज मैं कहता हूं मैंने इस क्वेश्चन में लिखा होता है एक्स्ट्रा ओवरराइडिंग कमीशन 20% लेटर से, वो भी मैं टोटल सेल्स पे कंप्यूट करूंगा। कोई भी कमीशन होगा वो टोटल सेल्स पे कंप्यूट होगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और नहीं कहा जाता, नहीं तो कोई भी कमीशन होगा वो टोटल सेल्स पे कंप्यूट करना है। उसके अलावा एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हम जब हम इस पॉइंट को लेंगे तब करेंगे, उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडरे कमीशन। डेल क्रेडरे कमीशन, ये डेल क्रेडरे कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडरे कमीशन क्या होता है? देखो यहां पर गुड्स का ओनर मैं हूं, मान लेते हैं मिस्टर ए मैं हूं, मैंने बी को सामान भेजा और मैंने बी को कहा भी आप इस सामान को बेचो और मेरे बिहाफ पे बेचो, मेरे रिस्क पे बेचो। यानी कि जिस व्यक्ति को आप बेच रहे हो उसको आप ये कह रहे हो भाई इस सामान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए की है, बेचने वाला तो बी है लेकिन वो मेरे रिस्क पे बेच रहा है। इसका मतलब है जिस आदमी को भी वो सामान बेच रहा है उसको ये कह रहा है कि इन गुड्स की क्वालिटी के बारे में या कोई भी शिकायत आपको हो तो वो आप मुझसे नहीं करोगे, बी से नहीं करोगे, वो आप ओनर से करोगे। इसलिए हम कहते हैं कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय ए पर्सन नोन एज ओनर और कंसाइनर टू अदर पर्सन हु सेल्स द गुड्स ऑन द रिस्क ऑफ दी, ऑन बिहाफ का मतलब है ऑन द रिस्क ऑफ द ओनर। समझ में आया? तो मिस्टर बी ने सामान बेच दिया, मान लेते हैं उसने कस्टमर्स को सामान बेचा। अब कल कोई कस्टमर अगर पैसे नहीं देता है तो उसकी जिम्मेदारी बी की थोड़ी होगी, क्योंकि उसने तो मेरे रिस्क में बेचा है। तो अगर क्योंकि बी जो है वो कैश में भी बेच सकता है और क्रेडिट में भी बेच सकता है, अगर कल कोई क्रेडिट कस्टमर हमारा पैसा नहीं देगा तो उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लॉस हमें ही बियर करना पड़ेगा। तो अपने आप को कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकली हम देखते हैं ट्रेडर्स अपने आप को इस बात से सेव करने के लिए, कंसाइनर अपने आप को, क्योंकि कंसाइनर को मालूम है कि भाई सेल तो कंसाइनर ने करी और अगर कल हमें क्रेडिट सेल का पैसा नहीं मिलेगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए कि कल कोई क्रेडिट डेटर्स कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, कोई बैड डेट्स ना हो जाए, तो इस लॉस से बचने के लिए हम अपने कंसाइनी को कई बार एक और टाइप का कमीशन देते हैं, एक स्पेशल कमीशन देते हैं जिसको डेल क्रेडरे कमीशन कहते हैं। तो डेल क्रेडरे कमीशन क्या है? डेल क्रेडरे कमीशन इज ए स्पेशल कमीशन। इट इज गिवन टू द कंसाइनी so as to safeguard ourselves का मतलब owners, so as to safeguard ourselves from any bad debts which may arise because of default by the credit customer। कि कल अगर क्रेडिट कस्टमर कुछ डिफॉल्ट करते हैं तो तब उसका नुकसान फिर हम नहीं सहेंगे। अगर हमने डेल क्रेडरे कमीशन भी दिया हुआ है कंसाइनी को तो कल अगर कोई बैड डेट्स हो जाती हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी, फिर हमारी नहीं होगी। तो डेल क्रेडरे कमीशन बेसिकली बैड डेट से होने वाला जो लॉस है उससे बचने के लिए कंसाइनी को दिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये 3 तरीके के कमीशन देखने में आते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि हमने कंसाइनी को 10% कमीशन दिया। अब होता क्या है, जब हम कौन है? ओनर। हमने तो सामान मान लेते हैं ईयर की बिगनिंग में भेज दिया, करेक्ट? मान लेते हैं मैंने सामान जो भेज दिया 1/1/2024 को सामान भेज दिया। अब मैंने तो ये सामान भेज दिया 1/1/2024 को, मुझे मालूम है कि अकाउंटिंग ईयर तो खत्म होगा भाई 31/12/2024 को। मैंने बी को तो कहा हुआ है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आप जितने गुड्स बेचो तब बेच देना। अब क्या होगा, मैंने सामान भेजा 5 लाख का और 50,000 के मैंने खर्चे कर दिए, उसके बाद मैं खामोशी से बैठ जाऊंगा। अब मैं खामोशी से बैठ गया, मैं 1 साल तक वेट करूंगा। 1 साल के बाद मुझे कैसे पता लगेगा कि बी के कितने खर्चे हो गए या बी ने कितनी सेल करी या उसने सारे गुड्स बेचे या नहीं बेचे? तो प्रैक्टिकल लाइफ में बी क्या करेगा? कंसाइनी का एक काम होता है। कंसाइनी का काम यह होता है जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, यानी कि अब या टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है, जो भी टाइम हो, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 12 महीने का हो, जो भी एग्री टाइम पीरियड है, उस एग्री टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद वो हमें एक अकाउंट सेल्स बना करके भेजता है। क्या भेजता है? अकाउंट सेल्स बना करके। अकाउंट सेल्स क्या होती है पहले तो ये बताओ। जब मैंने नाम ही लिखा है अकाउंट सेल्स तो इसका मतलब ये एक सेल्स का अकाउंट है, लेकिन इसको कौन बनाता है? इसको कंसाइनी बनाता है। किसको देता है? कंसाइनी ने
कंसाइनी ने अपनी सेल्स का एक अकाउंट बना करके कंसाइनर को दिया। इसका मतलब कंसाइनी अपनी अकाउंट का सेल्स बना करके कंसाइनर को देता है, ओनर को देता है। अब जनरली अकाउंट सेल्स वो कैसे बनाएगा, अकाउंट सेल्स वो कैसे बनाता है, देखो यहां पर जैसे कि इसी केस में मैं ले लूं, अगर इसी केस की कहानी को आगे बढ़ाया जाए तो मिस्टर बी हमें जो अकाउंट सेल्स बना करके देगा वो कैसे देगा, ये मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड में जरा पहले देख लूं कि ये लाइन स्ट्रेट आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी, अब वो हमें एक अकाउंट सेल्स बना करके देगा। जैसे कि बी क्या करेगा, वो ये लिखेगा, वो ये बताएगा कि इस पूरे साल में मेरी जो सेल्स हैं, यानी कि बी ने बताया कि मैंने 8 लाख रुपए के सामान बेच दिए। फिर वो ये बताएगा कि मैंने ये सामान बेचे तो हैं, लेकिन इन सामान को बेचने में मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस लिखेगा। अब कंसाइनी के खर्चे एक तो ये 10,000 थे और एक ये 20,000 थे। ये वो खर्चे थे जब बॉर्डर पॉइंट पे सामान पहुंच गया और वहां से गोडाउन तक लाने में उसके खर्चे हुए थे। मैंने बताया था ये उसके डायरेक्ट खर्चे होते हैं, और ये वो खर्चे हैं जो गोडाउन के खर्चे हैं या गोडाउन से जब सामान को बेचने में खर्चे लगते हैं, वो खर्चे हैं। 20,000 इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो उसने लिखा कि भाई मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो 10,000 के, उसने 10,000 रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे अपने 20,000 रुपए के। कितने लिखे, 20,000 रुपीज। तो उसने बताया सेल्स तो 8 लाख की हैं और मेरे खर्चे 30,000 के हो गए, ये 30,000 के खर्चे में डिडक्ट कर रहा हूं। इनफैक्ट ये हम उसको बोलते हैं कि भाई जो भी आप सेल करोगे उसमें से अपने खर्चे तो डिडक्ट करना ही, और अपना कमीशन भी डिडक्ट कर लेना। इसी तरह से वो बोलेगा भाई मेरा कमीशन जो है 10% है, तो वो अपना कमीशन का अमाउंट भी डिडक्ट करेगा। क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। तो उसने अपने कमीशन का अमाउंट 10%, मैंने बताया कोई भी कमीशन होता है वो टोटल सेल्स पे कंप्यूट होगा। टोटल सेल्स कितने की हैं, 8 लाख की हैं, तो वो 8 लाख पे 10% के हिसाब से 80,000 रुपए अपना कमीशन भी काट देगा। अब वो बोलेगा भाई 8 लाख की सेल थी, 8 लाख में से अब वो कहेगा 1,10,000 रुपए तो मैं काट रहा हूं, क्योंकि 30,000 मेरे खर्चे हो गए, 80,000 मुझे कमीशन है। तो इसका मतलब वो कंसाइनी से एक तरीके से 8 लाख में से 1,10,000 रुपए अपने रिकवर करेगा और 6,90,000 का एक बैंक ड्राफ्ट बना करके हमें भेज देगा। सिंपल वर्ड्स में ये पैसा वो हमें भेज देगा। इस तरह से कंसाइनी अपनी अकाउंट सेल्स बनाते हैं। अकाउंट सेल्स का भी आपको पता लग गया। तो आपको क्या क्या चीजें अभी तक पता लगी है। सबसे पहले तो आपको एक ये पता लग गया हु इज ओनर एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ओनर। तो कंसाइनर। एजेंट कौन है, एजेंट को ही कंसाइनी कहते हैं। कंसाइनमेंट क्या है ये अब आपको पता लग गया। आपको ये पता लग गया कंसाइनी के कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये बात का आपको पता लग गया। आपको यह भी पता लग गया कि कंसाइनी के भी कुछ खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट हो सकते हैं और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट हो सकते हैं। वो खर्चे जो कंसाइनी के पॉइंट पर, कंसाइनी के बॉर्डर पॉइंट पर पहुंचने से लेकर के उसके गोडाउन तक लाने में लगते हैं, वो कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे होते हैं। और बॉर्डर पॉइंट से गोडाउन तक एक बार जब सामान पहुंच गया तो गोडाउन के खर्चे और गोडाउन से बाहर बेचने में, सामान निकाल करके उसको बेचने में जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे। इज इट क्लियर। तुम्हें यह भी मैंने बताया कि जब टाइम पीरियड खत्म होता है तो कंसाइनी की ड्यूटी है कि वो हमें एक अकाउंट सेल्स बना करके दे, वो हमें अकाउंट सेल्स बना करके देता है। ये पॉइंट भी तुम्हें पता लग गया। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया कि बेसिकली कमीशन जो होते हैं वो 3 टाइप के कमीशन होते हैं, और उन 3 टाइप के कमीशन में नॉर्मल और ऑर्डिनरी कमीशन तो ठीक है, डेल क्रेडिटरी कमीशन की चर्चा बहुत डिटेल में हम करेंगे और आगे जाके करेंगे। ये तुमने कंसाइनमेंट के बारे में अभी तक जाना। अब अगर इसी कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, अल्टीमेटली तो हमने अकाउंटिंग करनी है ना। तो अकाउंटिंग अब जब हम करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जाहिर है कि इस पूरे चैप्टर में 2 पार्टीज हैं। कौन है, एक कंसाइनर है, एक कंसाइनी है। तो जाहिर है कि जो अकाउंटिंग का स्पैन होगा, जो दायरा होगा, वो कंसाइनी की बुक्स और कंसाइनर की बुक्स होती हैं, जबकि मेनली एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो कंसाइनर की बुक्स में पूछा जाता है। तो बेसिकली हमें अब मालूम होना चाहिए, जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, तो कंसाइनर अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। और हमें यह मालूम होना चाहिए कि
कंसाइनी अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के अंदर भी पहले अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंट्स बनाएगा और कौन कौन से अकाउंट बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये चीजों का अब हमने आंसर ढूंढना है। बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? गुड्स का ओनर है, उसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, करेक्ट। अब कंसाइनर अपनी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाएगा? अल्टीमेटली कोई भी बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं उससे मुझे नफा नुकसान कितना हुआ। तो अपना नफे और नुकसान को कंप्यूट करने के लिए वो यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगा, वो एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, क्योंकि वो देखना चाहता है इस कंसाइनमेंट पे, इस पर्टिकुलर चीज पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। इज इट क्लियर टू यू? तो कंसाइनर अपनी बुक्स में जो अकाउंट्स बनाएगा, जैसा कि मैंने कहा, एक तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि बनाना, मैंने कहा चैप्टर बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम की बात वैसी नहीं है। तो एक तो वो अपनी बुक्स में क्या बनाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। बाद में हम देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, करेक्ट, या नॉमिनल नेचर के अकाउंट की तरह ये काम करता है, इसको यूं भी कह सकते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाएगा? इन ऑर्डर टू नो द प्रॉफिट ऑन द कंसाइनमेंट, यानी कि ये जो हमने सामान भेजा है, इस पार्टी के साथ एग्रीमेंट करा है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट या लॉस को देखने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसके अलावा जाहिर है कि हम एक दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें यह भी देखना पड़ता है कि फाइनली हमने उस पार्टी से कितने पैसे लेने हैं या उस पार्टी को रेयर सर्कमस्टेंसेस में कितने पैसे देने हैं। यह देखने के लिए कि जिस पार्टी से हमने एग्रीमेंट करा, फाइनली हमने उससे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइम अवधि खत्म होने के बाद हमने उस पार्टी से कितना पैसा लेना है, यह देखने के लिए हम कंसाइनर अपनी बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट भी बनाएगा। कंसाइनी, इस केस में कंसाइनी कौन है? मिस्टर बी है। आप मिस्टर बी अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनाएगा? एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। जनरली ये दो मेजर रेलिवेंट अकाउंट्स हैं जो बेसिकली हम बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में। अब जाहिर है कि अगला क्वेश्चन ये है कि अकाउंट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा। जाहिर है आप अकाउंट्स के अंदर क्या लिखेंगे ये देखने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस टाइम पीरियड के लिए आप ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में 1/1/2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 के टाइम पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये आपने देखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए सर वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं। अरे बाबा, मैंने ये शुरू में इसीलिए लिखाया था तुम्हें। अब मैंने ये बताया कि एक ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें पहली ट्रांजैक्शन क्या है, कि पहली ट्रांजैक्शन इसमें ये है, एक सेकंड के लिए, पहली ट्रांजैक्शन तो ये है कि मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए के गुड्स मिस्टर बी को भेजे। दूसरी ट्रांजैक्शन ये है कि मिस्टर ए इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹50,000 ऑन सेंडिंग द गुड्स। ये दो ट्रांजैक्शन तो ये हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है कि मिस्टर बी इनकर्ड ₹10,000 इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू हिज गोडाउन। ये तीसरी ट्रांजैक्शन हो गई। और चौथी ट्रांजैक्शन मैं ये कहूंगा कि ये हो गई कि मिस्टर बी ने 20,000 रुपए का खर्चा गोडाउन में गुड्स को रखने का और वहां से बेचने में भी करा, यानी कि गोडाउन के खर्चे और सेल्स एक्सपेंसेस उसके 20,000 रुपए के रहे। हालांकि ये उसके 10,000 के खर्चे हैं डायरेक्ट हैं और ये 20,000 के इनडायरेक्ट खर्चे हैं। यानी कि कंसाइनर के खर्चे तो हमेशा डायरेक्ट होंगे, कंसाइनी के खर्चे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। कैसे पहचाना जाएगा ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है। इस क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन है। और फाइनली कि मिस्टर बी की जो सेल्स रही इस पूरे पर्टिकुलर पीरियड की, वो 8 लाख रुपए की सेल्स रही। और कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि मिस्टर बी विल बी इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुई। अब इन ट्रांजैक्शंस को मुझे इनकॉर्पोरेट करना है, करेक्ट। अब मैं इनकॉर्पोरेट कैसे करूंगा? आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंसाइनर मान लें। देखो, ऐसे आप कभी अब अकाउंट्स नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको बोलूं ये परफॉर्मा एंट्री है कि व्हेन गुड्स आर सेंट सो एंड सो, ये बच्चों वाली टीचिंग्स ना आपको इस लेवल पे
वो ठीक है, अगर आप 11th-12th पे होते तो हम आपको उस तरीके से बताते, लेकिन अब इस लेवल पे आने के बाद किस तरह से चीज को समझना है वो ध्यान से देखें। विदाउट परफॉर्मा एंट्री जाने आपका एंट्री पे सुप्रीम कमांड आ जाएगा। आप ध्यान से समझें। आप अपने आप को एज्यूम करें कि पहले तो आप कंसाइनर हैं, आप सामान कंसाइनी को भेज रहे हैं, आप कंसाइनी को सामान भेज रहे हैं, लेकिन किस पर्पज के लिए भेज रहे हैं? करेक्ट, कि कंसाइनी आपके लिए कुछ सामान बेचेगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आपने कंसाइनी को जब सामान भेजा तो गलती से भी ये एंट्री दिमाग में आता है कि हम लिख दें कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ये नहीं करना है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट ये एंट्री मत कर देना। कंसाइनी को आप सामान जरूर भेज रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सामान ना तो आपने कंसाइनी को बेचा है, इसलिए आप कंसाइनी को क्यों डेबिट करेंगे? भाई मैं तो डेबिट तब करता ना अगर मैंने कंसाइनी को सामान बेचा होता, तो इसलिए नहीं करना है। ये सामान आप कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं, लेकिन आप इसको लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कंसाइनमेंट मान के चलेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट आपके लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का काम करेगा, तो एक तरीके से ये आपका खर्चा है इस कंसाइनमेंट पे। करेक्ट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपकी पहली एंट्री क्या हो गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यानी कि जब आपने सामान भेजा, इस पार्ट की क्या एंट्री हो गई? इस पार्ट की क्या एंट्री हो गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। इस पार्ट की एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, GSOC। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हालांकि ये बहुत बड़ा वर्ड है, अब आने वाले क्वेश्चन में मैं इसको शॉर्ट में ही लिखूंगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, GSOC। कितने रुपए के गुड्स भेजे? 5 लाख रुपए के गुड्स भेजे, तो वो सीधा आप कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप खर्चा करेंगे तब भी आपकी यही एंट्री है। यानी कि गुड्स जो आपने भेजे हैं, आप मान के चल रहे हैं वो भी एक खर्चा ही है, और उन गुड्स को भेजने में जो खर्चा लगा वो तो खर्चा है। यानी कि जब आप सामान भेजेंगे तो तब भी आपकी यही एंट्री होगी। बस फर्क इतना होगा कि यहां पर अब की बार मैं लिखूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले तो मैंने गुड्स लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं टू कैश, क्योंकि ये मैंने खर्चा करा है। इज इट क्लियर टू यू? तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? टू कैश। कितने का खर्चा मैंने करा? मैंने खर्चा करा 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का खर्चा मैंने डेबिट कर दिया। जाहिर है कि अभी तक कंसाइनी का कोई रोल प्ले नहीं है, क्योंकि अभी तक तो जो भी एक्टिविटी करी है वो कंसाइनर ने करी है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम मतलब कंसाइनर, हम वेट करेंगे कि जो भी स्टुपुलेटेड टाइम पीरियड है, इस केस में 31 दिसंबर 2024, स्टुपुलेटेड टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद कंसाइनी हमें अकाउंट सेल्स देगा। अब हमारे पास जब ये अकाउंट सेल आ जाएगी, इस सेल्स के आधार पर हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि कंसाइनी की गतिविधियां या कंसाइनी की एक्टिविटी जब तक हमारे सामने नहीं होंगी तब तक हम उसकी कोई एंट्री नहीं कर सकते। अब हमें पता लगेगा, हाँ भाई कंसाइनी के साथ कंसाइनी ने ये काम करा है, उसने ये सेल करी, उसके डायरेक्ट खर्चे इतने हो गए, इनडायरेक्ट खर्चे इतने हो गए, और हमने उसको कमीशन देना है इतना। तो इन चीजों को अब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कंसाइनी ने जो सेल करी है उसकी मैं क्या एंट्री लिखूंगा? अब देखो, कंसाइनी ने सेल करी है, पैसा किसके हाथ में है? अभी तो तुम्हारे पास पैसा नहीं आया है ना, अभी तो कंसाइनी के पास पैसा है। नंबर 1, उसने सेल करी, जो आपने गुड्स भेजे थे वो बिक गए। जब आपने गुड्स भेजे थे तो उसको आपने एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करा, जब वो बिक गए तो आप उसको गेन के रूप में ट्रीट करोगे। सिंपल सा रूल है। तो इसका मतलब है जब कंसाइनी सामान बेचेगा तो कंसाइनर क्या एंट्री लिखेगा? पहले तो वो लिखेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट। हम कंसाइनी को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्स का पैसा कंसाइनी के हाथ में है और कंसाइनी से हमने पैसा लेना है, तो एक तरीके से कंसाइनी अभी हमारा डेटर है, करेक्ट। और ये जब उसने सामान बेचा तो हमारे लिए गेन हो गया। जब गेन होगा तो नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मेरी एंट्री होगी।
समझ में आया? यानी कि 8 लाख रुपए से मेरी ये एंट्री होगी जब कंसाइनी ने सामान बेचा। जब कंसाइनी ने सामान बेचा तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। कंसाइनी को हमने डेबिट क्यों करा, एंट्री में हमने डेबिट क्यों करा कंसाइनी को? क्योंकि कंसाइनी से हमने पैसा लेना है। आप इस तरह से शो कर सकते हैं सेल्स। तो उसने सेल्स कर दी 8 लाख रुपए की, ये 8 लाख रुपए आपने यहां पर लिख दी। फिर आपने उसके अकाउंट सेल्स को देखा, कुछ चीजें उसने डेबिट करी हुई हैं, डेबिट का मतलब माइनस करी हुई हैं, 30,000 और 80,000। तो ये कंसाइनी के खर्चे। अब ध्यान क्या रखना है, आप यहां पर पहले क्या लिखेंगे? जब कंसाइनी खर्चे करता है, पहले आप ये सोचो, आप मन के अंदर ये सोचो कि अगर ये खर्चे आपने करे होते तो आपकी जेब से टू कैश जाता। भाई खर्चे तो ये आपकी वजह से ही हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने सामान भेजा है, आपके सामान को वो बेच रहा है, खर्चा तो वो कर रहा है कंसाइनी। लेकिन अगर ये खर्चे कंसाइनी ने नहीं करे होते तो आपने टू कैश लिखा होता। लेकिन अब आप टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी जेब से तो पैसा गया ही नहीं है, पैसा तो कंसाइनी की जेब से गया। तो आप कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। जब कंसाइनी कोई खर्चे करेगा तो कंसाइनी को क्रेडिट आप क्यों करेंगे, कंसाइनर क्यों करेगा? क्योंकि आपने ये पैसा कंसाइनी को देना है। इज इट क्लियर टू यू? और ये खर्चा है तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी कि कंसाइनी का अगर कोई भी खर्चा होगा या कोई भी चीज जो कंसाइनी ने करी होगी, वो पैसा आपने कंसाइनी को देना है, क्योंकि ये खर्चा आपकी वजह से हो रहा है, आपके बिहाफ पर हो रहा है। तो इसलिए आप कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? यानी कि इस पूरे केस में ये जो अकाउंट सेल्स बनाई है, इसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। जो खर्चे हुए हैं कंसाइनी के, वो कंसाइनमेंट के लिए हुए हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को पहले तो डेबिट करेंगे। लेकिन ये खर्चा आपने नहीं करा। अगर आपने करा होता खर्चा तो आप टू कैश लिखते। अब टू कैश की बजाय आप टू कंसाइनी लिखेंगे, क्योंकि आपका खर्चा कंसाइनी ने कर दिया, तो ये पैसा आपने कंसाइनी को देना है। इसी तरह जब आप कंसाइनी को कमीशन देंगे तो ये भी तो आपका खर्चा है ना, तो इससे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करा जाएगा और टू कंसाइनी, ये पैसा भी आपने कंसाइनी को देना है, इसलिए कंसाइनी को क्रेडिट करा जाएगा। सिंपल सी एंट्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा एंट्री वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे याद रखें। कंसाइनर ने गुड्स भेजे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर के खर्चे हो गए तो टू कैश। अब कंसाइनी जो भी खर्चे करेगा आपने सिर्फ यहां लिखना है टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी एंट्री होगी। अब कंसाइनी के जो खर्चे हो गए, चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, मिला करके उसके खर्चे कितने हो गए? 10 और 20,000 के, 30,000 के। और उसको कमीशन आपने देना है। उसका कमीशन जो बनेगा वो हमने पहले ही कंप्यूट करा, 8 लाख का 10%, 80,000 का उसका कमीशन बनेगा। बस इतना सा काम आपने कंसाइनमेंट में करना है। अब आपको अपना नफा और नुकसान कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसका लॉस या प्रॉफिट निकालूं तो कितना आएगा? तो 8 लाख की तो टोटल सेल्स हो गई जी। 8 लाख में से मैंने माइनस कर दिए 5,50,000, क्योंकि ये सब मैंने इतने कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे थे, इतना खर्चा करा। और मैंने 1,10,000 कंसाइनी को देने उसके खर्चों के लिए और उसके कमीशन के लिए। तो इसका मतलब, लेकिन अभी भी ये सब माइनस करने के बाद अभी भी 1,40,000 हमें फायदा है। किसी भी नॉमिनल अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर बड़ी होती है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो ये जो 1,40,000 का प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट को अब आप क्या करेंगे? ये प्रॉफिट आपका किस चीज पे हुआ है? कंसाइनमेंट पे हुआ, इस प्रोसेस में हुआ या इस कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ। तो इस प्रॉफिट को फिर हम कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है इसको फिर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। हो सकता है कि हम कुछ और भी एक्टिविटी कर रहे हो, हमारे कुछ और भी बिजनेस हो, तो उन तमाम बिजनेसेस के भी प्रॉफिट जो है पीएनएल अकाउंट में आ जाएंगे। तब फिर हमें हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट पता लगता है। लेकिन हमें यह पता लग गया कि इस कंसाइनमेंट से मुझे इतना प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? अब कंसाइनी अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को देखना है आपने। बस यहां पर डेबिट साइड में टू कंसाइनी लिखा है, इसकी क्रॉस एंट्री कंसाइनी के अकाउंट में कर दो। कंसाइनी के अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट।
अब आपने यहां बाई कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा, आप चाहो तो अलग अलग रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। एक्सपेंसेस 30,000 और कमीशन 80,000। डेबिट साइड में तो एक ही चीज आई थी, टू कंसाइनी, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में कंसाइनी लिखा है, तो फिर से कंसाइनी के अकाउंट की डेबिट साइड में आप आ जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और चाहो तो यहां पर सेल्स लिख सकते हो, 8,40,000, सॉरी 8 लाख, 8 लाख की सेल है। अब इसको बैलेंस करा जाएगा। बैलेंस से हमें क्या पता लगेगा कि कंसाइनी ने हमें कितना अमाउंट पे करना है। 8 लाख रुपए कंसाइनी की सेल है, अपने से इतना पैसा वो काटेगा, यानी कि जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अकाउंट सेल्स बनाई थी, वही चीज एक तरीके से कंसाइनी का अकाउंट कहलाता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता। तो 6,90,000 रुपए वो हमें फिर भेज देगा और ये रिलेशनशिप हमारी खत्म हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? याद रखें, अभी हमारा फोकस कंसाइनर की बुक्स पर है। कंसाइनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग होगी। कंसाइनी की बुक्स में अकाउंटिंग और भी ज्यादा आसान होती है, लेकिन जब हम कंसाइनी की बुक्स में देखेंगे करना, तो धीरे धीरे हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, चिंता मत करें। अभी मैंने तुम्हें बर्ड्स आई व्यू इस पर्टिकुलर चैप्टर का दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि कंसाइनमेंट में बेसिकली हमने करना क्या है। इज इट क्लियर टू यू? बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और आपके लिए 2 मिनट का काम होना चाहिए। ये सारी चीजें जो मैंने थ्योरेटिकली बोली हैं, ये सब मैंने यहां पर लिखी हुई है। सारी चीजें जो मैंने अभी थ्योरेटिकली बोली, वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी भी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? आप कैजुअल रीडिंग इनकी ले लेना। और अभी मैंने एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बारे में चर्चा नहीं करी है, तो उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट भी आप देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होगा, जब हम इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मैंने बताया। एडवांस का क्या मतलब होगा, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस तो अब हम कर ही रहे हैं। हालांकि मैंने यहां पर बहुत डिटेल में ये आपको फॉर्मेशंस करके दी हुई हैं, परफॉर्मा एंट्री जो तुम बोलते हो। लेकिन ये समझने का फायदा तब होता है रिवाइज करते समय। जब आप चैप्टर को रिवाइज करो एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो सिर्फ आप यहां तक पढ़ लोगे तो आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। लीजिए जी, पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 1, आप भी निकाल लें क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट, फटाफट निकालें। सहस पे मैसेज आ रहा है, सर 5 मिनट का रेस्ट दे दो। भाई ये बड़ी गलत बात है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तुम लोग 5 मिनट का रेस्ट। एक बच्चा कह रहे सर नाश्ता नहीं किया, ये क्या मतलब है? तुम्हें पता है क्लास का टाइम इतने बजे है। और चलो 5 मिनट्स का रेस्ट हम देते हैं। 12:58 हो रहे हैं मेरे इस पे। तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद इसको अभी आगे जारी रखेंगे। 5 मिनट का ही है, ठीक है। ये ना समझे कि उससे ज्यादा का है।
सो वेलकम अगेन। ठीक है, रेस्ट वेस्ट मिल गया और 2 मिनट का एक्स्ट्रा रेस्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, जिस सिर्फ चैप्टर को ओपन करने के लिए कहता है मिस्टर मोबाइल नाम का जो ओनर है, उसने नाम है ये मिस्टर मोबाइल। पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, कहीं कुछ आप और ना सोचे। मिस्टर मोबाइल जो है उसने 10,000 केसेस ऑफ मोबाइल सेट्स, मोबाइल सेट के केसेस, केसेस का मतलब डिब्बा वगैरह कह लो, तो 10,000 केसेस उसने अपने एजेंट, जिसका कि नाम मिस्टर फैक्स है, उनको भेजा और एट द रेट ऑफ 100 पर सेट के हिसाब से भेजा। 100 पर सेट के हिसाब से उन्होंने केसेस भेजे हैं। फिर क्या कहता है कि मिस्टर मोबाइल जो कि कंसाइनर है, ओनर है, उसने 50,000 रुपीज खर्च करे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग पर। ये फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग पर, ठीक है, सामान को भेजने में उसका 50,000 का खर्चा हो गया। आफ्टर 3 मंथ्स, हो सकता है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो 3 महीने का, वो कहता है 3 महीने के बाद उसको एक अकाउंट सेल रिसीव हुई, इससे कंसाइनी से या एजेंट से, विच रिफ्लेक्टेड दैट कंसाइनी मिस्टर एक्स हैड सोल्ड आउट ऑल 10,000 केसेस। कंसाइनी ने, एजेंट ने सारे के सारे 10,000 केसेस बेच दिए, लेकिन एट द रेट ऑफ 200 पर केस उसने सामान को बेचा। अब जो कंसाइनी है उसके डायरेक्ट एक्सपेंस तो 70,000 के हो गए। मैंने क्या बताया, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जब कंसाइनी की सिटी के बॉर्डर पर गुड्स पहुंच जाएंगे, वहां से अपने गोडाउन तक लाने में जो खर्चे होते हैं कंसाइनी के, वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। वाइल इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 30,000। और एक बार सामान को जब वो अपने गोडाउन में ले आता है, तो गोडाउन में रखने का खर्चा और गोडाउन के बाद उसको सेल करने का जो खर्चा होता है, वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, 30,000। फिर कहता है मिस्टर फैक्स वॉज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन टोटल सेल्स, और उसको 10% कमीशन टोटल सेल्स पे मिलेगा। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। कहता है कंसाइनर के बुक्स में आप रेलिवेंट अकाउंट्स बनाओ। 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो मेरे बताने लायक ही कुछ है ही नहीं। बताओ इसमें मेरे बताने लायक कुछ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? सर है तो नहीं, लेकिन अभी आप करा दो। मैं जानता था कि आप मेरे को यही बोलोगे कि है तो नहीं और करा दो, तो इसलिए मैंने कहा चलो, मैं अभी शुरुआती क्वेश्चन है इसलिए अभी मैं ये करा रहा हूं। तो क्वेश्चन की शीट आप अपने सामने निकाल करके रख ले, ताकि बार बार क्वेश्चन मुझे फ्लिप थ्रू ना करना पड़े। मैंने भी ये क्वेश्चन की शीट्स अपने सामने निकाल के रख ली हैं, और क्वेश्चन भी मैं अपने सामने रख लेता हूं, ताकि मुझे अगर क्वेश्चन को देखना पड़े, वैसे तो मुझे याद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप भी निकाल लें। तो सबसे पहले तो बुक्स ऑफ कंसाइनर में हमने अभी तक फोकस रखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने कहा स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लिखा बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का नाम क्या है? मोबाइल है, तो बुक्स ऑफ मोबाइल भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि कंसाइनर ही लिखना है। कंसाइनर का नाम क्या है? मोबाइल। अब आपने मोबाइल की बुक्स में अकाउंट्स कौन सा बनाना है, क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? सर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कौन सा अकाउंट बनाऊं? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिए। अब कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाने के बाद मुझे कौन सा अकाउंट इस पे बनाना चाहिए आपके हिसाब से? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाने के बाद मैंने कंसाइनी अकाउंट बनाया। कंसाइनी अकाउंट। ये कंसाइनी अकाउंट। ये 2 अकाउंट तो हमें बनाने ही बनाने हैं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो कंसाइनर है, कंसाइनर जिसका नाम मिस्टर मोबाइल है, कहता है उसने 10,000 केसेस भेजे 100 रुपए के हिसाब से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कितने केसेस हमने भेजे? 10,000 केसेस भेजे। एट द रेट ऑफ किस प्राइस के हिसाब से भेजे? 100 के हिसाब से भेजे। कितने रुपए का सामान भेजा? 10 लाख रुपए का सामान भेजा। उसके बाद कहता है कंसाइनर ने जो सामान भेजा उस पे जो खर्चे हो गए वो 50,000 रुपए के हो गए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने लिखा। सामान जो खर्चे हो गए, एक तो उसने कहा फ्रेट का खर्चा है। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। वैसे फ्रेट में और कैरेज में थोड़ा फर्क होता है। जब छोटे मोटे ठेलों में सामान लाते हैं या भेजते हैं तो हम वर्ड कैरेज यूज करते हैं, कैरेज, करेक्ट। और फ्रेट का जनरली यूज होता है जब हम किसी और मोड से, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, करेक्ट,
सामान भेजते हैं। तो फ्रेट और कुछ इंश्योरेंस का खर्चा मिला करके 50,000 रुपए का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये खर्चा हमने लिख दिया। अब अकाउंट सेल्स हमें मिली 3 महीने के बाद, जिससे कि हमें पता लगा मिस्टर फैक्स ने 10,000 केसेस को 200 रुपए के हिसाब से बेचा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप आएंगे और आप लिखेंगे कंसाइनी का नाम बाई फैक्स, या बाई कंसाइनी भी लिख सकते हो, ठीक है। बाई फैक्स, उसने सेल कर दी। कितनी सेल करी? उसने 10,000 केसेस बेचे। किस रेट से बेचे? 200 के हिसाब से बेचे। तो इसका मतलब कितना हो गया? उसने 20 लाख रुपए की सेल कर दी। अब सेल तो उसने 20 लाख रुपए की करी और उसने बताया कि कंसाइनी के कुछ खर्चे भी हो गए। तो जब कंसाइनी के खर्चे हैं, पहले तो ये खर्चे हैं इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन ये खर्चों का पैसा हमने कंसाइनी को देना होता है, इसलिए एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैक्स अकाउंट। अब कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो कि हमें दिए हुए हैं 70,000 रुपए के, और उसके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमें दिए हुए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 30,000 के दिए हुए, और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि फैक्स को 10% का कमीशन मिलेगा, तो अब हम उसको कमीशन भी दे देते। तो 20 लाख का 10% अगर मैं कंप्यूट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा, करेक्ट। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल 3 लाख आ जाएगा। सारा सामान बेच दिया। इस क्वेश्चन में भी कोई बचा हुआ स्टॉक नहीं है, करेक्ट। अभी मैंने कहा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। अब मैं इसको टैली करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि क्रेडिट साइड 20 लाख बड़ी है, डेबिट साइड का टोटल 13,50,000 है, क्रेडिट साइड का 20 लाख है, तो 6,50,000 प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को मैंने कहा वैसे हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू। वैसे तुम डायरेक्टली पीएनएल लिख सकते हो, मैंने लिख दिया प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया। तुमने देखा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, इजंट इट और नॉट। कंसाइनमेंट को बनाने के बाद अब उसके बाद कंसाइनी अकाउंट, बिकॉज आपने यहां फैक्स लिखा है तो फैक्स के अकाउंट में कंसाइनी का नाम फैक्स है। फैक्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। टोटल 3 लाख है, डायरेक्ट खर्चों की वजह से, इनडायरेक्ट खर्चों की वजह से और उसके कमीशन की वजह से। और हमने यहां पर क्या लिखा है? बाय फैक्स लिखा है। तो फैक्स के अकाउंट में हम डेबिट साइड में, यानी कि कंसाइनी के अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 8 लाख लिखेंगे। इसका मतलब कंसाइनी से हमें फाइनली कितना पैसा मिलेगा? बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। कंसाइनी से फाइनली हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा अभी हमने सिंप्लीफाइड मॉडल से स्टार्ट करा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते थे, इजंट इट और नॉट। आइए अब थोड़ा सा अपने डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं, करेक्ट। अब इस डिस्कशन में, यानी कि इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का केस, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में सारा सामान नहीं बिकेगा तो कुछ सामान बच जाएगा, कुछ सामान बचेगा तो उसकी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब वो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? कहते हैं कैट ऑफ सिटी सी, कैट ऑफ सिटी सी सेंट 10,000 केसेस ऑफ कॉस्मेटिक्स। कैट ने जो सिटी सी की है 10,000 केसेस भेजे 100 रुपए पर केस के हिसाब से, और उसके एजेंट का नाम क्या है? माउस है, जो कि सिटी एम में रहता है। तो कैट और माउस का गेम चल रहा है। कैट इनकर्ड 50,000 ऑन फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग। कैट का खर्चा 50,000 का हुआ, और माउस जो कि कंसाइनी है उसने 1 लाख रुपीस डायरेक्ट खर्चे। देखो मैंने कहा ना डायरेक्ट खर्चों की लिस्ट, कंसाइनी के कुछ खर्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, कंसाइनर के तो खर्चे हमेशा डायरेक्ट माने जाएंगे। अब कंसाइनी माउस जो है उसने जो 1 लाख का खर्चा करा डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने ब्रैकेट पे जानबूझ के इन खर्चों को बताया हुआ है, जैसे फ्रेट इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, लोडिंग है, अनलोडिंग चार्जेस है, लैंडिंग चार्जेस हैं, ऑक्ट्रॉय है, पोर्ट ड्यूटीज है, कस्टम्स है, क्लियरेंस है, एटसेट्रा। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एंड माउस के खर्चे हुए 50,000 के इनडायरेक्ट नेचर के। इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जैसे गोडाउन का रेंट है, सेल्स एक्सपेंसेस हैं, गोडाउन का इंश्योरेंस है, सेल्समैन का कमीशन है, एटसेट्रा।
ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। कुल मिलाकर के माउस के जो खर्चे 1 लाख डायरेक्ट खर्चे, 50,000 के इनडायरेक्ट खर्चे। अब वो क्या कहते हैं, माउस सोल्ड आउट 9,000 केसेस एट द रेट ऑफ 200 पर केस। जैसा कि तुमने देखा, अब की बार हमने 10,000 केसेस भेजे थे, 10,000 में से 9,000 केसेस बिके हैं, इसका मतलब 1,000 केसेस जो है वो बचे हुए हैं। तो 1,000 केसेस जो बचे हुए हैं वो अनसोल्ड स्टॉक है, इसको हम कंसाइनमेंट स्टॉक भी कहते हैं, और इसकी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अब वो कहते हैं माउस को जो है हमने 10% कमीशन देना है। गिव लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कैट्स। तो कैट की बुक्स पे हमें लेजर अकाउंट बना करके दिखाना है। ये क्वेश्चन तुम्हें इसमें दिया हुआ है। तो इसको मैं तुम्हें, क्योंकि अभी शुरुआती क्वेश्चंस हैं, इनिशियल क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली इसमें हमने सीखना क्या है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। इसमें मैंने एबनॉर्मल लॉस बोल गया। इसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीखना है। इसका थीम क्या है इस क्वेश्चन का, बेसिकली कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाती है, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम अनसोल्ड स्टॉक भी कहते हैं या सिंप्लिसिटी के लिए क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं, यानी कि वो स्टॉक जो बच गया। पहले तो बुक्स ऑफ कैट्स में हम आएंगे। बुक्स ऑफ कैट। अब कैट की बुक में हमने जो अकाउंट बनाना है, स्केल कहां चला गया, हमने जो अकाउंट बनाना है, एक तो हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसा कि मैंने कहा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अलावा मुझे कैट अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, तो कैट अकाउंट भी मैंने बनाया, करेक्ट। ये 2 अकाउंट तो मुझे बनाने, कैट नहीं, क्या नाम है कंसाइनी का, माउस है, माउस अकाउंट। कैट की बुक्स में एक तो कंसाइनी का अकाउंट, माउस अकाउंट, और उसके अलावा बुक्स ऑफ कैट के अंदर मुझे बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने बनाया, ये 2 अकाउंट हमने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पहले अपने सामने रख लूं। कहता है कैट ऑफ सिटी सीड 10,000 केसेस। पिछले क्वेश्चन की तरह 10,000 केसेस भेजे, लेकिन अब की बार हमने कॉस्मेटिक्स भेजे हैं, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने पहले तो लिखना है। 10,000 केसेस है और 10,000 केसेस एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से हमने भेजे। पहले तो कंसाइनमेंट पे हमने जो सामान भेजा उसकी कीमत इतनी 10 लाख, ये हमने लिख दी। उसके बाद कहता है पिछले क्वेश्चन की तरह कि कंसाइनर के कुछ खर्चे हो गए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी जो खर्चा है, एक तो फ्रेट का खर्चा है और इंश्योरेंस का खर्चा है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा मिला करके 50,000 रुपए का है। अब गुड्स माउस के पास पहुंच गए। माउस ने क्या करा, कुछ डायरेक्ट खर्चे करे 1 लाख के, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू माउस अकाउंट, अब माउस के जो खर्चे हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके 1 लाख के, फिर उसके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, गो डाउन रेंट, सेल्स एक्सपेंस, उसके जो खर्चे हैं 1 लाख डायरेक्ट खर्चे, और इनडायरेक्ट खर्चे उसके 50,000 के। इनडायरेक्ट खर्चे जो हैं वो 50,000 के हैं, तो 50,000 मैंने यहां इनडायरेक्ट खर्चे भी लिख दिए। उसके बाद उसने बताया कि जो माउस है उसने 9,000 केसेस को 200 के हिसाब से बेचा, तो बाय माउस। अब माउस ने सेल्स 900 केसेस बेचे। कितने केसेस बेचे? 900 केसेस। किस रेट के हिसाब से बेचे? 900 नहीं, ये 9,000 केसेस है एक्चुअली। 9,000 केसेस को 200 के हिसाब से बेचा, तो 18 लाख में बेचा। तो 10,000 केसेस हमने भेजे थे, 9,000 केसेस जो है वो बिके हैं,
और इसका मतलब 1000 केसेस अभी भी पड़े हुए हैं। करेक्ट, नंबर 1। उसके बाद अगली लाइन में यह भी लिखा है कि माउस को 10% कमीशन मिलेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू माउस तो हमने लिखा ही हुआ है, यहां पर हम कमीशन लिख देते हैं। अब उसको जो कमीशन मिलेगा 18 लाख का 10%, 1,80,000 का कमीशन मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? इनको आप टैली कर दें, 150 प्लस 180, 3,30,000। करेक्ट। अब पिछले क्वेश्चन की तरह मैं एकदम से इसका प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। अब की बार मुझे क्या करना पड़ेगा, अब की बार मुझे एक कंसाइनमेंट स्टॉक, यहां पर एक वर्ड लिखना पड़ेगा, कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक बच गया है कंसाइनमेंट पे, जो हमने सामान भेजा था कंसाइनमेंट पे, उसमें से कुछ सामान बच गया, उसकी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। और वैल्यूएशन के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने वैल्यूएशन करनी है। तो वर्किंग नोट में मैंने लिखा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मुझे करनी है। अब मैं कैसे करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक बच गया। टोटल तुमने 10,000 केसेस भेजे थे। कितने केसेस भेजे थे? 10,000 केसेस भेजे थे। करेक्ट। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त कितने केसेस बच गए, कितनी यूनिट्स बच गई, कितना सामान बच गया। 10,000 में से 9,000 बिक गए तो 1,000 केसेस बच गए। जो केसेस बच गए पहले उनकी आप कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1,000 केसेस। 1,000 केसेस की कॉस्ट जो है वो एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से, क्योंकि जो सामान आपने भेजा था एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से बेचा था, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का सामान बच गया है। लेकिन मैं इसकी वैल्यू सीधा 1 लाख नहीं लिख सकता। यहां पर मैं 1 लाख क्यों नहीं लिख सकता इसकी वैल्यू? क्योंकि जब मैंने 10,000 केसेस भेजे थे, करेक्ट, जब मैंने ये 10,000 केसेस भेजे थे तो मैंने उसमें कुछ खर्चे भी तो करे थे ना। ये खर्चे तो पूरे 10,000 केसेस पर हुए थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भाई मैंने 10,000 केसेस भेजे थे। समझने की कोशिश क्या करनी है, जो हमने 10,000 केसेस भेजे थे उस पे 50,000 के खर्चे तो हमारे हो गए थे, ऊपर से कंसाइनी के भी कुछ खर्चे हो गए थे। कंसाइनी के जो डायरेक्ट खर्चे हुए थे वो 1 लाख के हुए थे और इनडायरेक्ट खर्चे 50,000 के हुए थे। अब पॉइंट यहां पर क्या है, जो 10,000 केसेस आपने भेजे हैं, जब आपने सामान भेजा तो 50,000 का डायरेक्ट खर्चा तो आपने करा, क्योंकि कंसाइनर के खर्चे तो डायरेक्ट ही होते हैं, और कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे इतने होते हैं। कंसाइनी के जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, हम देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त या कंसाइनमेंट स्टॉक करते वक्त हम कंसाइनी के जो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे उनको कंसीडर नहीं करते। उसका कारण क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी आप अपना ध्यान ये रखें कि कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस कितने और कंसाइनी के, कंसाइनर के तो खैर देखने की जरूरत नहीं, कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे कितने, 1 लाख के। मेरा कहने का मतलब ये खर्चा 1,50,000 का जो आपने करा इन 10,000 केसेस पर, अब इन केसेस में से कुछ 1,000 के केसेस बच गए, तो जो खर्चा आपने 1,50,000 का 10,000 केसेस पर करा था उसमें से 1,000 केसेस बच गए, तो इसका मतलब कुछ खर्चे का प्रपोर्शन इन 1,000 पर भी तो लगा होगा या नहीं लगा होगा। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया है, नंबर 1, जो हमने इस साल खर्चे करे थे भेजने में, उनका कितना हिस्सा इन बचे हुए सामान पर लगा है, उसके लिए मुझे डायरेक्ट खर्चों की जरूरत पड़ती है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने के लिए सबसे पहले तो जितने गुड्स बच गए मैं उनकी कॉस्ट देखूंगा और उसमें मैं लिखूंगा प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस। अब प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस का यहां मतलब क्या है, प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट खर्चे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट खर्चों को कंसीडर करना है। इसलिए मैं शुरुआत से तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात बताते चले आ रहा था।
और परपोस्टेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कंसाइनर के भी ऐड करेंगे और कंसाइनी के भी ऐड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट खर्चे। तो परपोस्टेड डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मतलब हो गया? कंसाइनर्स। अब देखो समझना क्या है, आपने टोटल केसेस 10,000 भेजे थे, 10,000 केसेस आपने भेजे थे, करेक्ट? 10,000 में से 1,000 केसेस बच गए। 10,000 केस को भेजने में आपका 50,000 रुपए का खर्चा बना था कंसाइनर का। तो अगर 10,000 केसेस पर 50,000 का खर्चा है तो बचे हुए 1,000 केस पर कितना होगा वो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। यानी कि हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 केसेस पर अगर खर्चा 50,000 का था तो जो बचा हुआ है माल 1,000, उस पर कितना प्रपोस्टेड खर्चा लगा था। तो अगर मैं इसका 1/10 कर दूं तो ये 5,000 आ गया। इसका मतलब जो ये बचा हुआ सामान है इस पे डायरेक्ट खर्चे 5,000 के लगे थे। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक है हम उसको डायरेक्टली सिंपल कॉस्ट पे नहीं ले सकते, उसकी प्रॉपर कॉस्ट हमारे पास मालूम होनी चाहिए ताकि अगले साल हम बेचें तो जो ये खर्चा प्रपोस्टेड खर्चा इन पे लग चुका है एटलीस्ट उसकी भी रिकवरी करें। इसलिए हम प्रपोस्टेड खर्चे ऐड करते हैं। इसी तरीके से कंसाइनी के खर्चे। अब कंसाइनी के जो खर्चे होंगे, कंसाइनी मैं बार बार कह चुका हूं, जब मैं यहां लिख रहा हूं परपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब कंसाइनर्स परपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब कंसाइनीज परपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी के परपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 10,000 केसेस हैं, 1,000 केसेस बचे हुए हैं और कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे 1,00,000 के थे। तो 1,00,000 का 1/10, इसका मतलब कंसाइनी ने जो भी खर्चा करा 1,00,000 का, उसमें से 10,000 का खर्चा इन 1,000 बचे हुए गुड्स पर है। तो जो माल बच गया उसकी कॉस्ट देखनी है, उसमें प्रपोर्शनेट खर्चे ऐड कर देने हैं। प्रपोर्शनेट खर्चों को ऐड करने के बाद अब हम बोलेंगे जो कंसाइनमेंट स्टॉक है इसकी प्रॉपर कॉस्ट 1,15,000 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ताकि अगले साल जब मैं इन गुड्स को बेचूं तो कम से कम मैं 1,15,000 से ज्यादा पर बेचूं, ताकि मैंने ये जो प्रपोस्टेड खर्चे इन पर करे थे उनकी भी रिकवरी हो। इसलिए प्रपोस्टेड खर्चे जो है वो हम ऐड करते हैं। अब मैंने कहा था कंसाइनी के हम इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, क्योंकि सामान तो एक बार गोडाउन में पहुंच गया ना, उसके बाद तो जो खर्चा होगा वो उन्हीं यूनिट्स पे होगा जो जो सेल हो जाएंगी। तो जो यूनिट सेल हो गई हैं उनसे तो हमें लेना देना ही नहीं है, हम तो केवल जो बची हुई यूनिट्स है उनसे हमें लेना देना है। इसलिए कंसाइनी के इनडायरेक्ट खर्चे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो खैर मेन चीज है कि वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खर्चा का ध्यान रखना है। तो अब मैं यहां पर कहूंगा, जस्ट वेट, माउस कभी कभी थोड़ा सा तंग कर देते हैं। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू हमने जो निकाली, ये वैल्यू हमने निकाली 1,15,000। तो ये 1,15,000 में यहां पर लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब हम इसको टैली करेंगे। टैली करने के बाद जो भी तुम्हारा नफा नुकसान आ जाएगा फिर उसको तुम कंप्यूट कर लोगे। अब तुम कंप्यूट करोगे तो बताओ तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखे जरा कौन फटाफट करता है। मैसेज फटाफट से इस पे कर सकते हैं। तो टू नेट प्रॉफिट मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंसाइनमेंट पे नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 35 आंसर आया जोधपुर से, 35,000। अब काफी जगह से आ गया, ठीक है। 35,000 टी बोल बच्चे बता रहे, टोटल भी कह रहे बच्चे लिख लो। टोटल कैसे लिख ले? 35,000 किसका आंसर बताया भाई? ये क्या बताया? 30, अच्छा 8 लाख कितना? 535। अच्छा अच्छा, मैंने 35 लगा मुझे, वो 5 थोड़ा छुपा हुआ है ना, मैं बड़ा 535। ठीक है, चलो जो भी आ रहा है 5,35,000 आपके कहने पर मैंने लिख दिया। पॉइंट ये है कि हमें मेन चीज कॉन्सेप्चुअलिटी समझनी है। अब माउस का अकाउंट भी बना दो। यहां माउस लिखा है तो माउस के अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई कंसाइनमेंट लिखो। कंसाइनमेंट
ये जो 3,30,000 है इसको यहां पर आप लिख दें 3,30,000, और यहां आपने माउस लिखा है तो यहां पर आप लिख दें टू कंसाइनमेंट 18 लाख। 18 लाख ही है ना कि नहीं? यस सर, 18 लाख ही है। तो कितना अमाउंट फाइनली जो है कंसाइनी ने हमें देना है? तो 18 लाख में से 13,30,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14,70,000। तो 14,70,000 जो है फाइनली हमारी सेटलमेंट होगी। माउस हमें इतना अमाउंट पे करेगा, 14,70,000। क्लियर है? आइए जी, अगर ये क्लियर है तो अभी मैंने कहा चैप्टर को ओपन करने के लिए जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं अभी हम फिलहाल उनको कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं ये। थर्ड को देखें, मिस्टर डॉक्टर ऑफ सिटी एक्स। सिटी एक्स में मिस्टर डॉक्टर नाम है ये। उसने 5,000 केसेस ऑफ मेडिसिन भेजे अपने एजेंट को, और एजेंट का नाम है मिस्टर पेशेंट, और वो सिटी पी में रहता है। और 5,000 जो केसेस हमने भेजे एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से हमने भेजे, और कहता है 50,000 रुपीज हमने खर्चे, यानी कि कंसाइनर ने खर्चे करे ऑन शिपमेंट ऑफ गुड्स। ऑन शिपमेंट ऑफ गुड्स पे हमने 50,000 रुपए के खर्चे करे हैं। और आगे उसने बताया कि इन ट्रांजिट, अब इसमें एक नई चीज और आ गई। वो कहते हैं इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में 1,000 केसेस गॉट डिस्ट्रॉयड। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 1 लाख ओनली। कहता है रास्ते में 1,000 केसेस डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए का क्लेम एडमिट करा। फिर कहता है एजेंट आफ्टर 4 months रिपोर्टेड दैट ही हैड सोल्ड 3,000 केसेस एट द रेट ऑफ 200 पर केस। अब वो कहता है उसने 3,000 केसेस जो हैं बेच दी। 3,000 केसेस को 200 के हिसाब से बेचा, और ब्रैकेट में लिखा है कि आधी सेल्स उसने क्रेडिट में करी, तो इसका मतलब आधी कैश में करी होंगी। फिर कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट अमाउंटेड टू 1 लाख एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड 50,000 एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एजेंट के जो खर्चे हैं वो 1 लाख डायरेक्ट और 50,000 इनडायरेक्ट है। फिर उसने कहा एजेंट वॉज फर्दर इंटाइटल टू ए 10% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स। अब की बार एक तो हम उसको 10% कमीशन देंगे ग्रॉस सेल्स का, और क्वेश्चन में लिखा है 5% ओवर राइडिंग कमीशन भी देंगे। 5% ओवर राइडिंग यानी कि एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे, और 2.5% डेल क्रेडरे कमीशन भी हम उसको देंगे। डेल क्रेडरे कमीशन वो कमीशन होता है जो कि कंसाइनर कंसाइनी को देता है, इसलिए कि कल अगर कंसाइनी के द्वारा करी गई क्रेडिट सेल्स में से कोई बैड डेट्स हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना पड़े, फिर उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी के ऊपर पड़ेगी। क्वेश्चन में बाद में कहता है वन कस्टमर टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। एक कस्टमर जिसको कि गुड्स हमने क्रेडिट में बेचे थे फेल टू पे 10,000 रुपीज, उसने 10,000 रुपए नहीं पे कर पाया। अब वो कहता है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक्स में ये अकाउंट्स तुमसे पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए जाहिर है क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा अभी शुरुआत में। ये क्वेश्चन नंबर 3 से हमने स्टार्ट करा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो थीम पॉइंट्स हैं, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 का थीम क्या है, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। एक तो इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इनफैक्ट अब तो ये हर क्वेश्चन में ही आएगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक तो इसमें ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने देखा इस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ कमीशन है। इसमें नॉर्मल कमीशन भी है, ओवरराइडिंग कमीशन भी है, डेल क्रेडरे कमीशन भी है। करेक्ट, ये चीज हमने देखी। और इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी है। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी क्वेश्चन में है। ये सारी चीजें अब की बार क्वेश्चन में दी हुई है। अच्छा जी, तो पहले तो क्वेश्चन की मैं जरा शीट रख लूं अपने पास। तो क्वेश्चन में जो कंसाइनर है वो है डॉक्टर। तो सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर में हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर।
इन दी बुक्स ऑफ डॉक्टर में क्या लिखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ डॉक्टर में इनफैक्ट लिखेंगे तो कुछ नहीं, पहले अकाउंट्स बनाएंगे। तो अकाउंट्स हमने बनाए, तो अकाउंट जब मैंने बनाया तो एक तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट, क्वेश्चन में कहा ही है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और वो तो हमें वैसे भी बनाना ही होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अलावा हमने इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाया, और उससे पहले लेकिन कंसाइनी अकाउंट बना लेते हैं। कंसाइनी का अकाउंट है पेशेंट अकाउंट, डॉक्टर और पेशेंट, और उसके अलावा फिर मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन में काफी चीजें हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ध्यान से सुने और ध्यान से करें। पहली लाइन में था कि मिस्टर डॉक्टर ने 5,000 केसेस मेडिसिन के भेजे थे और एक केस की कीमत 100 है। तो सबसे पहले तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आकर के चुपके से लिख दो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, चुपके से लिखना है। 5,000 केसेस भेजे और 100 रुपीज के हिसाब से 5 लाख का सामान अब की बार आपने भेजा है। ये सामान लिखने के बाद खर्चे कितने हो गए उनको देखो। कंसाइनर के जो खर्चे हैं वो कहता है 50,000 रुपए हमने गुड्स के शिपमेंट में खर्च करे, तो ये खर्चे हो गए 50,000। कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट नेचर के होते हैं, उसके बाद उस डायरेक्ट नेचर के ट्रीट करे जाते हैं, आप यूं भी कह सकते हैं। अब अगली लाइन में उसने लिखा, पहले तो लिखा इतने के गुड्स भेजे इतने खर्चे हुए, फिर अगली लाइन में कहते हैं कि इन ट्रांजिट 1,000 केसेस गॉट डिस्ट्रॉयड। इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में। जैसी आपने ये लाइन पढ़ी आप अपने वर्किंग नोट्स पर आ गए। वर्किंग नोट्स में आपने सबसे पहले तो लिखा 1 एबनॉर्मल लॉस। जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करते हैं ठीक उसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ एबनॉर्मल लॉसेस को भी वैल्यू करा जाता है। पहले मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं, जैसे हम इसको वैल्यू करते हैं वैसे ही हम एबनॉर्मल लॉसेस को भी वैल्यू करेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस को वैल्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉसेस को वैल्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करा था, तो मैंने ये देखा था कि जो बचा हुआ माल है उसकी कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा, कॉस्ट ऑफ केसेस डिस्ट्रॉयड। जो केसेस डिस्ट्रॉय हो गए उनकी कॉस्ट कितनी है। तो कितने केसेस डिस्ट्रॉय हो गए? क्वेश्चन में बोलता है कि रास्ते में उसने कहा कि 1,000 केसेस डिस्ट्रॉयड हो गए। तो 1,000 केसेस को पहले तो आप उनकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाइड करो, तो इससे आपको यह पता लग गया कि 1 लाख रुपए के गुड्स जो हैं डिस्ट्रॉयड हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमने इन गुड्स को भेजा तो इनको भेजने में कुछ खर्चे भी होते हैं ना, तो वो प्रपोर्शन ऐड करना पड़ता है। तो मैं अब इसमें ऐड करूंगा प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। टोटल केसेस आपने कितने भेजे हैं? 5,000। कितने केसेस डिस्ट्रॉय हो गए? 1,000। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं डायरेक्ट नेचर के? 50,000 के। कंसाइनर के खर्चे भेजने में 50,000 के, यानी कि 5,000 केसेस पर 50,000 के खर्चे हैं, तो उसमें से 1,000 केसेस पर कितने होंगे? तो इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डेट इज इक्वल टू, अगर मैं ये कंप्यूट करूं तो ये कितना आ जाएगा? डेट इज इक्वल टू 1,000 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, या 10,000 आएगा? 10,000 आ जाएगा। 1/5 तो 10,000। 10,000 मैंने ऐड करा। अब ध्यान ये रखना है, जब तुम एबनॉर्मल लॉस कंप्यूट करोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि लॉस कब हुआ है। क्या वो रास्ते में हुआ या कंसाइनी के गोडाउन में हुआ? सपोज इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ये एबनॉर्मल लॉस
कंसाइनी के गोडाउन में हुआ, इसका मतलब कंसाइनी के बॉर्डर पॉइंट पर पहुंचने के बाद हो गया। जैसे यहां लिखा है रास्ते में हुआ, तो इसका मतलब कंसाइनी के रिसीव करने से पहले ही ये लॉस हो गया। लेकिन अगर यहां इस क्वेश्चन में लिखा होता कि ये गुड्स जो है कंसाइनी के गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुए या गोडाउन या रिसीव कंसाइनी के रिसीव करने के बाद हुए, तो मैं प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी ऐड करता। लेकिन अब की बार लॉस रास्ते में हुआ है। अगर लॉस रास्ते में हुआ है तो इसका मतलब कंसाइनी ने तो अभी कोई खर्चा ही नहीं करा इन गुड्स पर, क्योंकि उसके पास तो गुड्स अभी पहुंचे ही नहीं। तो यही वजह है कि जब हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉस जब भी वैल्यू करेंगे मुझे यह देखना पड़ेगा कि लॉस रास्ते में हुआ है या किस पॉइंट पर जाकर के हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो एबनॉर्मल लॉसेस का जो ट्रीटमेंट है इस केस में पहले तो हम देखेंगे कि 1,10,000 तो एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, लेकिन ये लॉस रास्ते में हुआ है, पॉइंट यहां पर ये है, और इसीलिए मैंने कंसाइनी के खर्चे यहां पर कंसीडर नहीं करे। एबनॉर्मल लॉस को कंप्यूट करते वक्त कभी भी आप कंसाइनी के खर्चों को कंसीडर नहीं करेंगे अगर लॉस रास्ते में हुआ है। करेक्ट? तो बिकॉज लॉस हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, दैट इज व्हाई द expenses incurred by consignee haven't been considered. Is it clear to you or not? अब ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस को हमने कहां दिखाना होता है? एबनॉर्मल लॉस को हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। आप एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, लॉस इन ट्रांजिट भी लिख सकते हो। तो इसको हम पहले तो क्रेडिट साइड में क्यों दिखाते हैं? कितना निकला था? 1,15,000 क्रेडिट साइड में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये एबनॉर्मल है, ये बार बार होने वाला लॉस नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट कितना होता। ये देखने के लिए मैं क्रेडिट साइड में इसको पहले लिखता हूं। अब मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखूंगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और कितना अमाउंट लिखूंगा? 1,15,000 लिखूंगा। अब इस क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कुछ पैसा दे दिया। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इंश्योरेंस कंपनी ने लाइन नंबर 3 में कह रहा है एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 1 लाख। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पैसा देगी, 1 लाख। तो हकीकत में जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ या जो लॉस हुआ, उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि मैंने एबनॉर्मल लॉस में मैं यहां पर 15,000 लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस इतने का है। तो जब मैं अपना पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पर मैं एबनॉर्मल लॉस 15,000 नेट डेबिट कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो एबनॉर्मल लॉस में आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखना चाहिए कि एबनॉर्मल लॉस किस पॉइंट पे हुआ। हाँ, अगर कंसाइनी के रिसीव करने के बाद एबनॉर्मल लॉस होता तो मैं कंसाइनी के भी प्रपोर्शनेट खर्चे लेता। कंसाइनी के प्रपोर्शनेट खर्चे कैसे लेता? 1/5,000, और जो भी उसके डायरेक्ट नेचर के खर्चे वो मैं कंसीडर करता। करेक्ट? फिर इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि आफ्टर 4 मंथ्स हमारे पास रिपोर्ट कार्ड आई, यानी कि अकाउंट सेल्स आया, और जिसमें पता लगा कि 3,000 केसेस 200 के हिसाब से बेच दिए गए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पेशेंट, और उसने हमारे 3,000 केसेस जो हैं बेच दिए। अब 3,000 केसेस जो उसने बेचे हैं एट द रेट ऑफ 200 के हिसाब से बेचे। 300 केसेस जो उसने बेचे 200 के हिसाब से बेचे, तो ये टोटल 6 लाख हो गया। हालांकि उसने आगे ये भी लिखा है कि इस 6 लाख में से 1/2 जो है वो क्रेडिट में सेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि पेशेंट ने या कंसाइनी ने 6 लाख रुपए की सेल करी है, हमने पेशेंट से 6 लाख रुपए ले रहे हैं। पॉइंट ये है, पेशेंट के अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीस। अब उसके अलावा कंसाइनी के खर्चों के बारे में आगे उसने बताया, एक्सपेंसेस एजेंट के 1 लाख के हुए डायरेक्ट, तो 2
कंसाइनी अकाउंट, पेशेंट अकाउंट, उसके जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो तो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1 लाख के, और उसके जो इनडायरेक्ट खर्चे दिए हुए हैं वो 50,000 के, और उसके अलावा उसको कुछ कमीशन मिलेगा। और अब की बार जो उसको कमीशन मिल रहा है उस कमीशन को मुझे अलग से वर्किंग नोट में कंप्यूट करना पड़ेगा, तो वो मैंने पहले कंप्यूट करा। वर्किंग नोट नंबर 2। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको कुछ कमीशन भी मिल रहा है, लेकिन अब की बार जो उसको कमीशन मिल रहा है, एक तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्दर एजेंट वाज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स। इसका मतलब ये नॉर्मल कमीशन है, 10% ऑन ग्रॉस सेल्स, 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी ग्रॉस सेल 6 लाख की है और उसका 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 6 लाख दैट इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 रुपए की का कमीशन तो उसका ये बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है फॉर 5% ओवर राइडिंग कमीशन। तो 5% ओवर राइडिंग कमीशन पे भी आ जाओ, 5% ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन उसका जो है 5% है। मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी कमीशन होगा वो हमेशा टोटल सेल्स पे कंप्यूट होगा, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। तो 30,000 रुपए का उसको ओवर राइडिंग कमीशन भी मिल गया। अब इस क्वेश्चन में उसको डेल क्रेडिट कमीशन भी मिल रहा है। डेल क्रेडिट कमीशन मैं कई बार बता चुका हूं, इज गिवन। हम कंसाइनी को क्यों देते हैं, ताकि क्रेडिट सेल से अगर कोई बैड डेट्स हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर अब जो है वो किसकी होगी, कंसाइनी की होगी। तो डेल क्रेडिट कमीशन 2.5% है, सिर्फ इतना ही लिखा है 2.5%। डेल क्रेडिट कमीशन 2.5%। अब 2.5% ऑफ 6 लाख दैट इज इक्वल टू 15,000, यानी कि टोटल कमीशन उसका कितना बन गया, 1,05,000 का बन गया। तो इस तरह से आपको थोड़ी वर्किंग्स करनी पड़ सकती है। वर्किंग जनरली एबनॉर्मल लॉसेस की होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक की होगी, और अगर कमीशन की टाइप्स दी होंगी तो उसकी भी आपको अलग से कर लो तो ज्यादा अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो 1,95,000। इज इट क्लियर टू यू? तो 3,45,000 ये आ गया। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि एक कस्टमर जिसको क्रेडिट में सामान बेचा गया था उसने 10,000 रुपए हमें नहीं दिए। देखो यहां पर अगर मैंने कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में, सपोज अगर मैंने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया होता, मैं यहां लिख ही देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सिंस डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, क्योंकि हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, सिंस डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, is being given to the consignee, comma, losses on account of bad debts, losses on account of bad debts, बैड डेट्स की वजह से जो लॉसेस हुए, लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स शेल बी बॉर्न बाय, शेल बी बॉर्न, बॉर्न का मतलब सहना, BORNE, शेल बी बॉर्न बाय कंसाइनी। बिकॉज हम उसको अब के बाद डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो इसलिए जो लॉस होगा बैड डेट्स का वो कंसाइनी बियर करेगा, हम बियर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये, इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई एंट्री लिखेंगे। हाँ, अगर डेल क्रेडिट कमीशन मैंने नहीं दिया होता तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखता टू बैड डेट्स। इसका मतलब है उस केस में ये लॉस कंसाइनर बियर कर रहा है, तो फिर मैं यहां पर टू बैड डेट्स लिखता। इज इट क्लियर टू यू? मैं यहां टू बैड डेट्स कब लिखता, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया गया होता।
लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बैड डेट्स नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा डेल क्रेडिट कमीशन की बड़ी विस्तृत चर्चा अलग से मैं करूंगा, लेकिन यहां पर फिर भी मैंने आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बता दिया है। इज इट क्लियर टू यू? तो कंसाइनर की बुक्स में हम डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब की बार उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में रह गया कंसाइनमेंट स्टॉक। मैंने कहा वर्किंग बहुत होती है, कई बार वर्किंग ज्यादा होती है क्वेश्चन में। अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? कंसाइनमेंट स्टॉक। क्वेश्चन तो खत्म हो गया है कि नहीं खत्म हो गया? सर बिल्कुल हो गया। कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ स्टॉक है। पहले तो कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा हुआ है भाई? टोटल केसेस कितने थे? टोटल केसेस सेंट 5000 केसेस भेजे थे ना हमने। डिस्ट्रॉयड, लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में, भेजने में, जर्नी में, यात्रा में 1000 डिस्ट्रॉय हो गए, बचे 4000। उस 4000 में से 3000 बिक गए। तो इसका मतलब बचा हुआ जो स्टॉक है वो 1000 यूनिट्स का है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए। अब हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो वैल्यूएशन करने के लिए कॉस्ट ऑफ 1000 पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 1000 केसेस, और 1000 केसेस की जो कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से 1,00,000 रुपए की इसकी वैल्यू आ गई। ये मैंने यहां पर 1,00,000 लिख दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा? प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करूंगा। प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस। अब प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस जब आप इसमें ऐड करेंगे, बिकॉज ये कंसाइनमेंट स्टॉक है तो इसमें तो कंसाइनर के और कंसाइनी दोनों के प्रपोर्शनेट खर्चे मुझे लेने पड़ेंगे। कंसाइनर के जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हमने देखा था 50,000 के खर्चे, कंसाइनर के खर्चे 50,000 के, जबकि कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे जो हैं 1,00,000 के हैं। करेक्ट? तो कंसाइनर के खर्चे तो 50,000 के हैं, तो 50,000 के खर्चे तो लिख दो। हम देखना ये चाहते हैं कि बचे हुए 1,000 केसेस पर प्रपोर्शन कितना होगा। ये जो खर्चे हैं आप ऐसे देख लो, ये जो खर्चे हैं कितने केसेस पर थे? 5,000 कुल केसेस थे। 5,000 केसेस पर इतने खर्चे। तो बचे हुए जो 1,000 केसेस हैं उस पर कितना खर्चा लगेगा? 10,000 का लगेगा। तो कंसाइनर के प्रपोर्शनेट खर्चे तो 10,000 आपने लिख दिए। अब जरा कंसाइनी के खर्चे मुझे आप कंप्यूट करके बताओ। सर लिखो फटाफट। बिल्कुल लिखता हूं। कंसाइनी के खर्चे सर पहले तो 1,00,000 लिख दो। लिख दिया 1,00,000 के खर्चे। मुझे अब आप ये बताओ कि ये 1,00,000 के खर्चे जो हैं, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि 1000 यूनिट्स जो हैं बची हुई। टोटल खर्चे कंसाइनी ने कितने यूनिट्स पर, कितने केसेस पर करे? सर 5000। नो नो नो, केवल एक ही आंसर अभी तक अब आने शुरू हो गए। जब एक के बाद दूसरा आंसर, दूसरे का तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हाँ, सबसे पहला आंसर जो दिया है वो अनुपम ने दिया। अब वो ये है कि 4000 केसेस, क्योंकि कंसाइनी ने 4000 केसेस रिसीव करे कि 1000 केसेस तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए ना। कंसाइनी ने 4000 बाबा केसेस रिसीव करे, तो कंसाइनी का जो प्रपोर्शन निकाला जाएगा वो 4000 केसेस पर निकाला जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एबनॉर्मल लॉस भी है, और कंसाइनमेंट स्टॉक तो अब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होगा, ये मैं कह चुका हूं। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक कंप्यूट करोगे तो उस केस में कंसाइनी का जो प्रपोर्शन बनाना होगा वो ध्यान से आपको बनाना होगा। कंसाइनी ने कितने केसेस रिसीव करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसाइनी के खर्चे तो उसी के हिसाब से होंगे ना। उसने जो 1,00,000 खर्च करे हो तो 4000 केसेस पर करे, तो इसलिए कंसाइनी का हमने ये प्रपोर्शन बनाया। तो 1/4 खर्चा 25,000। तो टोटल कंसाइनमेंट स्टॉक की जो वैल्यू आ गई, अब ये 1,00,000 प्लस 10 प्लस कितना 25, तो 1,35,000। करेक्ट? अब उसके बाद आप सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट में आ जाओ। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक आपने लिखा। अब कंसाइनमेंट स्टॉक
जो कि आपने वर्किंग नोट से कंप्यूट करा है, जो भी आपका वर्किंग नोट है 1,35,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। जाहिर है कि ये करने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट। तो हाँ जी, आप मुझे पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने प्रॉफिट वॉफिट निकाला या नहीं निकाला? ये तो अभी तक हमने बैलेंस तो अभी तक करा नहीं है। श्रेया का आंसर है 35,000। तो 35,000 नेट प्रॉफिट खुद करा है या देख करके बोल रहे हो? नेट प्रॉफिट आ गया इतना, चलो अच्छी बात है। अब यहां पेशेंट लिखा है तो पेशेंट के अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो बाय कंसाइनमेंट आपने लिखा और ये फॉर्मेलिटी भी आपने कर दी 3,45,000। 3,45,000, ठीक है। अब इससे आप कितना पैसा रिसीव करेंगे ये भी मुझे बता दो, जहां तुमने इतनी चीजें बता दी हैं। तो $3,55,000 तो ये आ जाएगा और 2 लाख ये आ जाएगा, 2,55,000। ठीक है जी। उसके बाद और कुछ नहीं है। डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया, ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में थोड़ी मैं और चर्चा भी करूंगा और नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और हम देखेंगे कि कंसाइनर की बुक्स में सॉरी कंसाइनी की बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं।